अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, खान वर्चुअल एकेडमी के केमिस्ट्री पार्ट में मैं एक मरतबा फिर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, आप लोगों का वक्त अच्छा गुजारा होगा। आज हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। हम जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके फर्स्ट चैप्टर की आज जो है वो थर्ड लेक्चर है। पहले जो दो वीडियो लेक्चर हैं उसमें हमने लॉ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन के कंपोनेंट को, फिर रिएक्शन के टाइप्स को डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको डिस्कस किया, उसकी टाइप्स डिस्कस की और इक्विलिब्रियम जो है जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने जो है वो ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो जैसा कि आप जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है जिन स्टूडेंट ने वो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, जो न्यू हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पिछली जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जब बराबर हो जाती है और अपोजिट वो चल रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम रिवर्स केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो ये जो वर्डिंग है केमिकल इक्विलिब्रियम की, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फिर हमने इसको ग्राफिकली जो था ना वो रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ में उसको हमने ना वो बताया था। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, लेकिन उसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है ना, जब केमिकल इक्विलिब्रियम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, तो हम फिर ना लॉ ऑफ मास एक्शन का सहारा लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम स्टार्ट करके केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है ना वो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज़ है? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना ये असल में एक लॉ है जो हमें रिएक्शन की स्पीड बताता है। फर्ज करें हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है इसमें रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस ए और बी है, ये रिएक्ट करके सी और डी में जो है ना वो चेंज हो रही है। ये रिएक्शन लगा हुआ है लैब में और अब ये रिएक्शन चल रहा है कि अब हमें इस रिएक्शन की स्पीड मालूम करनी है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से जो है ना वो चल रहा है। तो रिएक्शन की जो है वो स्पीड अब कैसे मालूम करें कि कितनी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड मालूम करने से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना उस रिएक्शन के बारे में मिलती हैं, इसलिए इसकी स्पीड जो है ना वो बड़ा एक अहम जो है वो पार्ट है रिएक्शन का। तो अब इसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? ये रिएक्शन बीकर के अंदर चल रहा है, तो इसकी जो स्पीड है ना वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो हमें बताता है कि आप इसकी स्पीड जो है ना वो कैसे फाइंड आउट करें। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जिस तरह ए और बी है, इन रिएक्ट करने वाली चीज़ों के मोलर कंसंट्रेशन को जब आप ज़रब देंगे, तो ज़रब देने से जो जवाब आएगा वो रिएक्शन की स्पीड होगी। फर्ज करें इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 3 है और इसकी मोलर कंसंट्रेशन 2 है, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आएगा वो रिएक्शन की क्या होगा? स्पीड होगा। सिंपल सा ये लॉ है कि रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब जो है वो रिएक्शन की क्या होती है? स्पीड होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज़ है, यानी मोलर कंसंट्रेशन, ये है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? मोलर कंसंट्रेशन होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, जो तकरीबन 1 लीटर होता है, 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी चीज़ के जितने मोल होंगे वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। फर्ज करें कि ये मेरे पास 1 लीटर जो है ना आप समझ लें कि वाटर है, और इस 1 लीटर वाटर के अंदर जो नमक है NaCl, इसके जो है वो 5 मोल मौजूद हैं, 5 मोल्स। ये 1 लीटर है अप्रोक्सीमेटली, तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है ये 1 लीटर वाटर है। तो अब इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर नमक के 5 मोल हैं, तो ये अब मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन है नमक का 5, यानी 5 मोलर कंसंट्रेशन है। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 5m से ज़ाहिर करते हैं, m से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन जो है, यानी ये नमक का ये एक सोल्यूशन है और इसमें नमक की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 5 है। अगर आप इसमें नमक के जो है वो मोल 3 कर देते हैं, ये नमक के मोल 3, अब जो है ये एक सोल्यूशन है और ये नमक का सोल्यूशन है और नमक की जो कंसंट्रेशन है वो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 3 है। तो किसी भी सब्सटेंस के जितने मोल 1 लीटर सोल्यूशन में होंगे वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। और मोलर कंसंट्रेशन जो है ना इसको हम मैथमेटिकली कुछ यूँ लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन को, इसकी मैथमेटिक। अब ये जो मोलर कंसंट्रेशन, ये जो इतना बड़ा वर्ड है या ये इतनी बड़ी लाइन लिखी गई है, इसको हम ना ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं, कैपी जो बड़ी ब्रैकेट जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं।
बड़ी ब्रैकेट से। जिस तरह ऑक्सीजन है इसको बार बार लिखने के बजाय हम इसका सिंबल O लिख देते हैं, नाइट्रोजन का N लिख देते हैं। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल जो है वो ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट है, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये मोलर कंसंट्रेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है यानी 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी मैथमेटिकल जो है ना आप इसको फॉर्म कहते हैं। अब इसके यूनिट क्या है, नंबर, ये ऊपर जो मोल है तो मोल को हम ये मोल से तय करते हैं, और नीचे जो है ना ये मोल्स, और नीचे जो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जो किस में है 1 डेसीमीटर क्यूब में, या डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। 1 को हम आमतौर पर लिखते हैं डेसीमीटर क्यूब। अब इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो ये बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन है इसके यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाँ जी, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को, ये मोलर कंसंट्रेशन है ना, ये जो A है इसके 3 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में B के 2 है, ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन है। इसको ज़रब दी तो जो जवाब आया वो इसकी रिएक्शन की क्या है, स्पीड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन के ज़रब के बराबर है। तो फर्ज करें हमारे पास 3 जो है ना, 3 जो है वो हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है वो लगे हुए हैं, और इमेजिन करें कि हमारे पास 3 रिएक्शन हैं। उनमें जो एक रिएक्शन है वो A प्लस B है, और ये तब्दील हो रहा है C प्लस D में, और इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब है वो इमेजिन करें 6 है। दूसरा जो है वो है E प्लस F है, और ये तब्दील हो रहा है H प्लस आप समझ लेंगे J में तब्दील हो रहा है, और इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है इसका ज़रब जो है आप इमेजिन करें कि वो 8 है, और एक और रिएक्शन लगा हुआ है उसमें जो है वो V प्लस U जो है वो तब्दील हो रहे हैं X प्लस Y में, और इनकी मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस है इनका जो हासिल ज़रब है वो 15 के बराबर है। अब जिस रिएक्शन का मोलर कंसंट्रेशन, जिस रिएक्शन की रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस का जो मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है जितना ज़्यादा होगा उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जिस तरह ये रिएक्शन है इसमें रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस का जो मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब है वो 15 है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन चल रहा है। अब ये जो है ना ये सेकंड नंबर पे, इसकी जो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस है इनकी मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब, हासिल ज़रब जो है वो 8 है, इससे कम है, तो ये जो है ना इसकी स्पीड जो है इससे लो है। ये सबसे लो स्पीड से चल रहा है क्योंकि इसमें रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस का जो मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब है वो सबसे लो है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग substances is high, rate of reaction will be high। अगर रिएक्ट करने वाली सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब ज्यादा होगा वो रिएक्शन उतना क्या होगा, फास्ट होगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसके 2 केस हैं, एक सिंपल केस है जिसको हम केस नंबर 1 भी कहते हैं, और एक जनरल केस भी है। तो सबसे पहले हम सिंपल केस को डिस्कस करते हैं। फर्ज करें ये सिंपल केस है, हमारे पास एक रिएक्शन लगा हुआ है, रिएक्शन जो है वो A और B जो है वो रिएक्ट करके C और D में तब्दील हो रहे हैं। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आप लोगों को पता है इस रिएक्शन में 2 जो है ना वो इस रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन चल रहे हैं, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है। पहले हम फॉरवर्ड की स्पीड मालूम करेंगे और उसके बाद हम रिवर्स की स्पीड मालूम करेंगे। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसमें A और B जो है ये रिएक्टेंट सब्सटेंस है और ये प्रोडक्ट है, तो इनका हासिल ज़रब जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की, इनकी मोलर कंसंट्रेशन का जो हासिल ज़रब है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड होगा। तो ये मैंने लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B है। तो अब ये इतनी बड़ी लाइन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको बार बार लिखने के बजाय हम RF से ज़ाहिर कर देते हैं इसको, RF इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वही दोबारा लिखा है यानी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ये ब्रैकेट जो है ये किसको ज़ाहिर कर रही है, मोलर कंसंट्रेशन को। तो आप लोगों को पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, तो ये इसको हमने KF से रिप्लेस कर दिया है, और ये RF और KF AB बन गए। KF क्या है, KF है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। तो ये रेट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की जो है ना वो स्पीड जो है ना इस तरह वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर एक और रिएक्शन भी चल रहा है जो रिवर्स है। रिवर्स रिएक्शन में ये C और D जो है ये रिएक्टेंट है और A और B जो है वो प्रोडक्ट है।
तो जब हम इसकी स्पीड मालूम करेंगे रिवर्स रिएक्शन की, तो हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी को ज़रब देंगे, क्योंकि जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के बराबर होती है। तो ये रिएक्टेंट है इस रिएक्शन में, रिवर्स में ये प्रोडक्ट है, तो इनको ज़रब देंगे। तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी, और इसी तरह फिर हमने ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इतना बड़ा लिखने के बजाय आर से ज़ाहिर कर दिया, तो ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और डी हो गया। तो इसी तरह हमने ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटा के कांस्टेंट लगाया है के आर। के आर क्या है? ये है रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और अब आप लोगों को पता है कि केमिकल जब रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन चल रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन चल रहे होते हैं, तो फिर एक ऐसा लम्हा आता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। जब बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो जब दोनों बराबर स्पीड से चल रहे होते हैं, अब ये दो रिएक्शन चल रहे हैं, एक ना एक लम्हे जो है ना कुछ टाइम बाद इनकी स्पीड बराबर होनी है, इन्होंने इक्विलिब्रियम में आना है। तो उस इक्विलिब्रियम को अब हम डिस्कस करते हैं, यानी एट इक्विलिब्रियम। ये एट इक्विलिब्रियम है। आप जरा देखें इस इक्विलिब्रियम को, तो ये आर एफ इज इक्वल टू आर, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये असल में इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसकी यानी डेफिनेशन ही है। तो फिर इक्वेशन 1 और 2 से हमने आर एफ और आर आर की वैल्यू जो है वहाँ पे पुट की है, इसको हमने जो है ना इक्वेशन को रीअरेंज किया है, तो ये इसमें तब्दील होगी, के एफ के आर सी डी और ए बी में तब्दील होगी। तो अब ये अगर आप देखें तो ये के एफ जो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ना रेट कांस्टेंट, और ये के आर जो है ये भी रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। तो जब ये असल में ना ये रेशियो है रेट कांस्टेंट, ये दो रेट हैं, रेट कांस्टेंट है, इनको हम के सी से रिप्लेस कर देते हैं। आप लोगों को ये पता है कि जब हम कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करते हैं तो जो जवाब आता है वो कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी जो जवाब होता है वो कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट पे डिवाइड करते हैं तो फिर भी जो जवाब आता है वो कांस्टेंट ही आता है। तो लिहाजा ये दो कांस्टेंट हैं, जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इनका जवाब एक कांस्टेंट ही आएगा। अब वो कांस्टेंट क्या होगा वो हम डिजिट तो लिख नहीं सकते, वो कांस्टेंट जो है ना हम एक के सी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, के सी। और ये के सी सी डी ए बी, के सी क्या है? के सी को हमने नाम दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के एफ के आर इज इक्वल टू के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? अगर आप गौर से देखें तो ये के एफ और के आर जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, के एफ ये जो बट्टा है ये असल में रेशियो होती है, ये हो गया के आर और ये बराबर होता है के सी के, इस तरह लिखा हुआ है के सी के एफ और के आर। तो ये देख लें रेट का रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के दरमियान जो रेशियो है उस रेशियो को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये लिखा है रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है जो हमने इस इक्वेशन से बनाई है, यहाँ से बनाई है रेशियो से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हम एक और भी लिख सकते हैं, वो इस इक्वेशन से जो है ना वो भी हम जो है ना इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हाँ जी, एक हमने अभी के सी की जो है वो वैल्यू जो है या उसकी जो इक्वेशन जो है या उसकी डेफिनेशन जो हमने लिखी थी के सी की, के सी था एक, अभी जो लिखा है वो के एफ ओवर के आर था, यानी रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। याद रखिएगा अक्सर स्टूडेंट इसको गलत लिख जाते हैं, वो लिखते हैं जी रेशियो बिटवीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड नहीं है, यानी ये इस तरह नहीं है, आर एफ और आर आर जो है ना इज इक्वल टू के सी नहीं है, ये इस तरह नहीं है, आर एफ और आर नहीं, ये के एफ और के आर है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन हम इसको के सी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें, जिस तरह ये हमारे पास रिएक्शन था ए जमा बी और ये था सी जमा डी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो है ना ये वाला हिस्सा है ये प्रोडक्ट है ओवरऑल, ये प्रोडक्ट है
और ये वाला जो पार्ट है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है। अगर आप देखें इस इक्वेशन को गौर से तो ये ऊपर जो है जो मोलर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब है और नीचे जो है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का ज़रब है और इनके दरमियान ये है रेशो। यानी इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को कि ये के सी बराबर है ये देखें जी सी ज़रब ये डी और ये रेशो ए और कुछ यूँ लिखते हैं कुछ ये जी के सी जो है ये इसको मैं लिख सकता हूँ सी ज़रब डी और ये जो है रेशो ए ज़रब जो है वो बी। आप देख रहे हैं कि के सी क्या है, रेशो बिटवीन प्रोडक्ट यानी ज़रब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको भी हम क्या कहते हैं के सी। ये इस इक्वेशन से वाज़ेह नज़र आ रहा है इसकी डेफिनेशन। तो ये दूसरी डेफिनेशन है रेशो बिटवीन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़रब, ये हासिल ज़रब प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट जिसको अपनी ज़बान में ज़रब कहते हो, यानी रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट्स का मतलब ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है यानी रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का मतलब वो वाला ज़रब, ये वाला ज़रब प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेशो बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जर्नल केस भी है जिसको हम केस नंबर 2 कहते हैं। ये जो है ये जर्नल केस है, इसमें अगर जो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंसेस हैं अगर उनके मोल हों, यानी फर्ज करें मैं 2 रिएक्शन लिखता हूँ आप लोगों के सामने, तो ये जर्नल और जो है सिंपल केस ये आप लोगों को वाज़ेह हो जाएंगे। फर्ज करें हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ये हमारे पास जो है H2 + I2 था और ये जो है ना ये 2HI में तब्दील हुआ था। ये रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस के साथ में ना इधर जो है वो मोल नहीं है, उसको हम सिंपल कहते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें नंबर ऑफ मोल साथ मेंशन हो, जिस तरह ये है यानी H2 + समझ लें O2, अगर मैं इसको रिवर्सिबल लिखूं तो फर्ज करें ये 2H2O, जिस तरह ये इसके साथ मोल आ गए जी, ये 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल जो ऑक्सीजन है, 2 मोल वाटर बन रहा है। अगर इस तरह का रिएक्शन आ जाए जिसके साथ मोल और रिएक्टेंट के साथ, तो फिर उसको लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको कहते हैं हम जर्नल केस। तो ये फर्ज करें A है, इसके साथ इसके मोल हैं, B के साथ B के मोल हैं, कोई मोल हैं रिएक्टेंट के साथ, ये जो C है C के साथ इसके अपने मोल हैं, D के साथ अपने मोल हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंपल वही केस होगा, सारा वही सिंपल केस हम लिखेंगे, लेकिन जस्ट जो मोल है ना इनको हम पावरों में ले जाएंगे। A की जो मोलर कंसंट्रेशन है इसकी पावर जो है उसका मोल बनेगा, B की मोलर कंसंट्रेशन की पावर B का मोल बनेगा, C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो है वो C का मोल बनेगा, और जो D का जो मोल है वो D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बनेगा। वही सेम वही रिपीट करना है, सिर्फ इनको पावर में लेके आना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A B हो गया, इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है। इसी तरह सेम टू सेम ये जो है रिवर्स रिएक्शन, ये देख लें C जो है इसकी पावर बना है अपनी मोलर कंसंट्रेशन का, और जो स्मॉल d है वो D की मोलर कंसंट्रेशन का बना है। कुछ भी नहीं करना, वही सारा रिपीट कॉपी करना है, सेम टू सेम। उसी तरह एट इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों को बराबर करना है, वही इसी तरह रीअरेंजमेंट करनी है, वही KF KR KC बनेगा, ये C D और A B जो है वही KF और KR जो है वो KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो ये होगी रेशियो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब ये KC जो है ना, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो ये क्या इसका जो हमने इतनी तक दो की इसका क्या मतलब है। तो इसके जो फिजिकली मीनिंग है वो ये है कि अगर आप लोग ये रिएक्शन लगा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन लगा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये लगा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन बीकर के अंदर, अगर आप इस रिएक्शन की कंडीशनें सेम कर दें, यानी चेंज ना करें, टेम्परेचर प्रेशर इसका चेंज ना करें, तो जब भी आप इसके अंदर H2 और I2 को जितना मर्जी चेंज करें, H2 निकालें, I2 निकाल दें, या HI को थोड़ा कम करें, ज़्यादा कर दें, इनके अंदर जो भी आप चेंजिंग करें, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सेम रहें,
आप इनकी जितनी भी कंसंट्रेशन चेंज करते रहेंगे, जब भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड और रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड को जब उनको तकसीम करेंगे, उनकी रेशो निकालेंगे, जवाब जो है वो फिक्स ही आएगा। फ़र्ज़ करें पहले जो है ना मैंने जो है वो प्रोडक्ट जो था, यानी ये प्रोडक्ट है, इस ये रिएक्शन हो रहा था, इसके प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन मैंने ली और रिएक्टेंट जो है इनकी मोलर कंसंट्रेशन का मैंने ज़रब हाथ से ज़रब लिया। इमेजिन करें जो जवाब जो है ना वो 2 आया। अब मैंने H और I को तब्दील कर दिया, ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम टूट गया है। थोड़ी देर बाद आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब हम जो है ना इसमें वॉल्यूम वगैरह इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज करेंगे, ये इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। जब ये इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, फिर जब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो है ना मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान जब आप लोग रेशो निकालोगे, फिर जवाब 2 आएगा। आप मर्जी इधर जो चेंजें करते रहें, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करते रहें, जब भी आप प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट को जब आप डिवाइड करोगे, जवाब जो है हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने लॉ ऑफ सेक्शन को पढ़ा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अगर कोई आप लोगों की जो है वो क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इस KC की जो है ना वो अहमियत जो है इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करेंगे कि KC से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। क्या KC जो हमने इतनी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है, क्या जस्ट प्रैक्टिस के लिए की है या इसका कोई फ़ायदा भी है। तो इस KC से ना कि KC जो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे।